हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रुचि जैन फ्रॉम लक्ष्य अकेडमी। फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 पढ़ रहे हैं। तो आज हमें इसकी एक और सेक्शन डिस्कस करनी है। हमने सेक्शन 4 तक डिस्कस कर लिया था, आज हमें सेक्शन 5 डिस्कस करनी है। तो सेक्शन 5 में आगे बढ़ने से पहले एक स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन किया था कि मैम 3 साल का जो प्रीवियस सेक्शन हमने पढ़ी, जिसमें हमने पढ़ा है कि 3 साल के बॉन्ड पर छोड़ दिया जाएगा, तो क्वेश्चन ये पूछा है कि 3 साल के बॉन्ड जब भर दिया जाता है तो क्या वो जो अपराधी है वो पूर्णतः स्वतंत्र हो जाता है अपने अपराध से? तो नहीं, ऐसा नहीं है। जब धारा 4 के अंतर्गत 3 साल का बॉन्ड भरवा करके न्यायालय छोड़ रहा है तो वो अपराधी को सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ रहा है। मीन्स गुड कंडक्ट, प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट पे छोड़ रहा है। मतलब मैंने आपको वर्ड्स पहले ही एक्सप्लेन कर दिए थे। प्रोबेशन मतलब देखना, सुपरविजन करना। तो उसको 3 साल का बॉन्ड भरवा रहे हैं हम। क्यों भरवा रहे हैं? क्योंकि न्यायालय को ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है इसने कोई, ये स्वभावतः अपराधी नहीं है और इसको एकाएक एकदम से जो इसको सामने न्यायालय के लाया गया है तो इसको एकदम से सडनली दंड ना दे करके एक इसको हम टाइम पीरियड दे दें। और न्यायालय भी ये देखना चाह रही है कि हम देखें कि एक्चुअली में क्या ये अपराधी है, इसलिए हम उससे, न्यायालय उससे क्या है, 3 साल का बॉन्ड भरवा रही है। और इन जो ये बॉन्ड भरवाया है, इस 3 साल के बीच में बॉन्ड भरवाने का पर्पस क्या है कि आपको 3 साल में कोर्ट बीच बीच में बुलाता रहेगा, आपका इन्वेस्टिगेशन करवाता रहेगा, इंक्वायरी करवाता रहेगा, देखेगा कि आपने क्या किया है, आपने कोई गलत काम तो नहीं किया इन 3 सालों में। तो बीच बीच में जब भी बुलाया जाएगा, बॉन्ड भरवाने का मतलब क्या है कि जब भी उस व्यक्ति को जिसके ऊपर चार्जेस लगे हैं उसको जब भी बुलाया जाएगा उसको उपस्थित होना पड़ेगा कोर्ट में। और अगर न्यायालय को बीच में लगेगा, इन 3 सालों के बीच में लगेगा कि नहीं, ये जो व्यक्ति है जिसको न्यायालय की राय थी कि इसको सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ देना चाहिए एकाएक दंड न देते हुए, और बीच में ऐसा कुछ हुआ या उसकी कोई कंप्लेंट आ गई कि फिर इसने कुछ अपराध किया, तो फिर बीच में बुला करके उसको बुलाया जाएगा न्यायालय द्वारा और उसको बीच में ही दंड दे दिया जाएगा। तो 3 साल का जो ये बॉन्ड भरवाया जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको टोटली डिस्चार्ज कर दिया गया है। डिस्चार्ज नहीं किया गया है उसको उसकी लाइबिलिटी से, ऑफेंस की, सिर्फ उसको सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ा गया। प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट, ये देखने के लिए कि उसका कंडक्ट कैसा है, गुड है या बैड है। अगर अच्छा कंडक्ट रहता है उसका इन 3 सालों में, तब फिर वो टोटली रिलीज हो जाता है। बट 3 साल तक वो क्या है, अंडर प्रोबेशन है, अंडर न्यायालय की सुपरविजन है। और इसी के साथ साथ फिर क्या होता है, अगर और ज्यादा लगता है न्यायालय को तो वो 1 साल के लिए किसी पर्यवेक्षण अधिकारी को उसके ऊपर बिठा सकते हैं कि पर्यवेक्षण इन 3 सालों के बीच में किसी 1 साल में तो पर्यवेक्षण अधिकारी साथ में रहेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो 3 साल का बॉन्ड भरवाने का मतलब ये नहीं है कि अपराधी अपने अपराध से मुक्त हो गया। वो 3 साल का बॉन्ड इसलिए भरवाया गया है देखने के लिए कि क्या इसका जो आचरण है वो गुड है, गुड रहेगा 3 साल तक, या इस व्यक्ति का हैबिचुअल ऑफेंडर है, ऐसा लग रहा है कि भाई प्रीवियस में उसने कोई ऑफेंस की हो लेकिन ना आए हो नजर में, तो देखने के लिए। क्लियर? आई थिंक ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अब हम आज पढ़ेंगे सेक्शन 5। सेक्शन 5 की जो हेडिंग है वो है पावर्स ऑफ कोर्ट टू रिक्वायर रिलीज्ड ऑफेंडर्स टू पे कंपनसेशन एंड कॉस्ट। छोड़े गए अपराधियों से प्रतिकर और खर्च देने की अपेक्षा करने की न्यायालय की शक्ति। अब यहाँ पे न्यायालय की क्या शक्ति है कि जिस भी अपराधी को वो धारा 3 या धारा 4 के अंदर छोड़ रहे हैं, धारा 3 में कैसे छोड़ रहे हैं, डांट फटकार के, और धारा 4 में कैसे छोड़ रहे हैं, प्रोबेशन पे, देख रेख में। मतलब जो धारा 3 है वहां टोटली डिस्चार्ज हो रहा है, सिर्फ डांट दिया, फटकार दिया और उन्होंने टोटल रिलीज कर दिया 3 के अंदर। लेकिन 4 में प्रोबेशन पे छोड़ रहे हैं। प्रोबेशन पे छोड़ रहे हैं मतलब कुछ समय के लिए देख रहे हैं कि इसका आचरण सही है या नहीं है। अगर उस टाइम पीरियड में वो सही रहता है तब फिर वो रिलीज होगा 1 साल बाद, या 3 साल का बॉन्ड जो भरवाया तो 3 साल बाद। तो अब धारा 3 और 4 के अंतर्गत जहां पे न्यायालय कोई भी आदेश पारित कर रहा है 3 में या 4 में, जो भी कंडीशन है, तो उसके अतिरिक्त धारा 5 न्यायालय को सशक्त कर रही है कि धारा 5 के अंतर्गत न्यायालय इन आदेशों के साथ साथ कंपनसेशन के लिए भी ऑर्डर दे सकती है उस अभियुक्त को। तो अंदर पढ़ते हैं क्या लिखा है इसमें। इसमें लिखा हुआ है, धारा 3 या धारा 4 के अधीन अपराधी को छोड़ने का निर्देश देने वाला न्यायालय यदि ठीक समझता है
तो उसी समय तक अतिरिक्त आदेश कर सकेगा जिसमें उसे निम्नलिखित संदत्त करने के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा। क्या? पहला, अपराध के किए जाने से किसी व्यक्ति की हुई हानि या क्षति के लिए इतना प्रतिकर जितना न्यायालय युक्तियुक्त समझता है, तो उतना प्रतिकर जितना न्यायालय युक्तियुक्त समझता है, और कार्यवाहियों के इतने खर्चे जितने न्यायालय युक्तियुक्त समझता है। इंग्लिश में हम एक बार इसका पढ़ लेते हैं। द कोर्ट डायरेक्टिंग द रिलीज ऑफ एन ऑफेंडर अंडर सेक्शन 3 और सेक्शन 4 may, if it thinks fit, make at the same time a further order directing him to pay such compensation as the court thinks reasonable for loss or injury caused to any person by the commission of the offence and such cost of the proceedings as the court thinks reasonable। तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि इसमें पूरा पावर किसका है? कोर्ट का है। कोर्ट को जैसा ठीक समझे। ये कहा गया है कि कोर्ट ने धारा 3 के अंदर और धारा 4 के अंदर जब भी अपराधी को छोड़ा है तो उस धारा के अंदर छोड़ने के साथ साथ उसको पावर है कोर्ट को कि वो एक अतिरिक्त आदेश, एक एडिशनल ऑर्डर पास कर सकती है एक्यूज से। एक्यूज को कह सकती है कि अब आप क्या कीजिए, आपको छोड़ तो रहे हैं लेकिन आपको कंपनसेशन पे करना है। आपको कंपनसेशन पे करना है क्योंकि आपने जो कार्य किया है तो उस आपके कार्य करने से, जिसको हम ऑफेंस कह रहे हैं, जो अपराध आपने किया है उस अपराध की वजह से उस विक्टिम को जो हानि हुई है, तो कोर्ट को जितना ठीक समझे उतना कंपनसेशन देने की बात वो कह सकती है, ऑर्डर कर सकती है कि आपको इतना कंपनसेशन देना है। और यहाँ पे वर्ड है एंड, हिंदी में और, या नहीं और, एंड मतलब प्लस। कहीं पर भी ध्यान रखिएगा, लॉ में छोटे छोटे वर्ड्स का बहुत मतलब होता है। कभी भी पनिशमेंट में एंड वर्ड लगा है मतलब वो प्लस में है, और लगा है मतलब वो या है। जैसे हम बहुत से सेक्शंस में पढ़ते हैं कि कोई भी पनिशमेंट है तो इसके लिए दंड क्या होगा, कारावास या फाइन या दोनों। तो यहाँ पे क्या होता है, या मतलब इंग्लिश वाला और। तो जब या और वर्ड होता है उसका मतलब होता है या तो सिर्फ न्यायालय कारावास भी दे सकती है, चाहे तो सिर्फ फाइन भी दे सकती है, और चाहे तो दोनों दे सकती है। लेकिन यहाँ पे एंड वर्ड यूज होता है कि फलाना कोई भी जो ऑफेंडर है वो इस धारा के अंतर्गत पनिशेबल है, और उस धारा में क्या बताया गया है कि वो इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन, कारावास और फाइन से दंडादेश होगा। तब मतलब और लगा है मतलब वहां पे उसको कारावास भी होगा और फाइन भी देना पड़ेगा। तो एंड है तो प्लस में, और या है तो मतलब या तो सिर्फ फाइन दे सकते हैं या, तो यहाँ पर जो वर्ड यूज है वो है एंड, मतलब प्लस में चल रहा है। तो एक तो न्यायालय क्या करेगा, कंपनसेशन देने की बात करेगा। कैसा कंपनसेशन? जैसा न्यायालय ठीक समझता है, जितना न्यायालय ठीक समझता है। न्यायालय को लगता है कि इस एक्यूज ने जो ऑफेंस किया है तो जो विक्टिम पार्टी है उसको लॉस हुआ है, क्षति हुई है, तो जितना न्यायालय को लगे कि कितना कंपनसेशन दिलवा देना चाहिए उतने का ऑर्डर कर देगी। प्लस कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स, जो भी कार्रवाइयाँ चलाई गई हैं तो कार्रवाइयों की जितनी भी कॉस्ट फीस बन रही है वो भी कह सकता है, उसका भी ऑर्डर दे सकता है कि ये जो कॉस्ट है प्रोसीडिंग की ये भी आपको पे करनी है। तो कंपनसेशन प्लस कॉस्ट ध्यान रखना है आपको। तो न्यायालय की एडिशनल पावर है सेक्शन 5 में। सेक्शन 5 में कहा गया है कि न्यायालय सेक्शन 3 और 4 के अंतर्गत जब भी रिलीज का ऑर्डर करेगा ऑफेंडर को तो वो साथ में धारा 5 के अंतर्गत उसको कंपनसेशन और कॉस्ट देने का आदेश भी दे सकता है। अब आगे इसमें देखते हैं क्या कहा गया है। आगे इसमें कहा गया है उपधारा 1 के अधीन संदत्त किए जाने के लिए आदिष्ट रकम संहिता की धारा 386 और 387 के उपबंधों के अनुसार जुर्माने के रूप में वसूल की जा सकेगी। द अमाउंट ऑर्डर्ड टू बी पेड अंडर सबसेक्शन 1 may be recovered as fine in accordance with the provisions of section 386, 387 of the code। कोड मतलब पहले पढ़ चुकी डेफिनेशन में, यहाँ पे कोड का मतलब है सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 की सेक्शन 386 और 378 के अंतर्गत जो यहाँ पे कंपनसेशन और कॉस्ट लेने की बात कही जा रही, तो वो कोड के सेक्शन 386 और 387 के अंतर्गत कैसे रिकवर्ड की जाएगी, जैसे मानो हम जुर्माना भरवा रहे हो। तो सीधा आपको याद रखना है कि यहाँ पर धारा 5 के अंतर्गत न्यायालय जो आदेश दे रही है कंपनसेशन का, कि ऑर्डर दिया उसने है कि उसको ऑर्डर दिया कि आपको कंपनसेशन पे करना, तो वो कंपनसेशन रिकवर कैसे करेगी कोर्ट, एज फाइन। जैसे मानो उस पर कंपनसेशन नहीं फाइन
मतलब फाइन इम्पोज किया गया हो तो फाइन के तौर पे उसको रिकवर किया जाएगा, बस इतना याद रखना है। सेक्शन ऐसा जितनी इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछेंगे कि संहिता की किस सेक्शन के अंतर्गत किया जाएगा, बट फिर भी एक बार ध्यान रख लीजिएगा बस। और अंदर डिटेल में इसमें कुछ भी नहीं जाना, नहीं तो आप सीआरपीसी का बैरेक्ट उठा के पढ़ने लगे क्या है। बस आपको दिमाग में रखना है कि ये जो कंपनसेशन प्रोविजन ऑफेंडर एक्ट के अंतर्गत कंपनसेशन का जब भी आदेश देगी न्यायालय तो ये कैसे वसूला जाता है, एज फाइन, जुर्माने के तौर पर वसूला जाता है। बस आगे इसमें देखते हैं सबसेक्शन 3 में क्या कहा गया है। अ सिविल कोर्ट trying any suit arising out of the same matter for which the offender is prosecuted shall take into account any amount paid or recovered as compensation under subsection 1 in awarding damages। उसी मामले से जिसके लिए अपराधी अभियोजित किया जाता है पैदा होने वाले किसी वाद का विचारण करने वाला सिविल न्यायालय नुकसानी दिलाने में उस किसी रकम को गणना में लेगा जो उपधारा 1 के अधीन प्रतिकर के रूप में संदत्त या वसूल की गई हो। सिंपली इसमें ये बात की गई है कि देखिए ऐसा होता है कि जरूरी नहीं है कि दो पार्टीज के बीच में अगर क्रिमिनल केस चल रहा है तो उन दो पार्टीज के बीच में कोई सिविल मैटर नहीं हो सकता। सेम फैक्ट्स पे, सेम ग्राउंड्स पे दो पार्टीज के बीच में एक क्रिमिनल भी हो सकता है और सिविल केस भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि यदि वो जो एक्यूज्ड पर्सन है जिसके खिलाफ प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट के अंदर चार्जेस लगे थे और साथ ही साथ सिविल मैटर भी रिलेट था उसमें, मतलब हो सकता है कोई सिविल मैटर रहा हो और सिविल मैटर में दोनों में आपसदारी में कोई हाथापाई हो गई हो इसलिए वो क्रिमिनल मैटर भी बन गया हो, तब ऐसी कंडीशन में अगर सेम फैक्ट्स पर कोई सिविल मैटर भी चल रहा है तो सिविल कोर्ट इस प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट के अंतर्गत जो कंपनसेशन बोला गया है, ऑर्डर दिया गया है कंपनसेशन को, तब सिविल कोर्ट जब भी डिसीजन देगी अपने मैटर का तो यहाँ वाले कंपनसेशन को कैलकुलेट कर लेगी कि हाँ भैया यहाँ पे भी इनको कंपनसेशन का जो है ऑर्डर पारित हुआ था और सेम पार्टीज हैं, सेम ग्राउंड्स पे चल रहा है, यहाँ पे तो उसको कंपनसेशन पे करना है। तो जब सिविल मैटर डिसाइड होगा तो ये वाला कंपनसेशन सिविल कोर्ट जो है अपने ट्रायल में गणना कर लेगी। इतनी सी बात इसमें बोली गई है। ये हो गई आपकी सेक्शन 5 कंप्लीट। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 6 को पढ़ेंगे। तो मेरी आप सभी लोगों से यही गुजारिश है कि लॉकडाउन का समय चल रहा है, फ़ायदा उठाएं इस समय का, अच्छे से पढ़ाई करें, बहुत अच्छा समय है। और MPADPO जो अपनी 2020 में आने वाली थी तो अभी तो ऐसी कुछ संभावनाएं लग नहीं रही हैं क्योंकि लॉकडाउन बढ़ता ही जा रहा है, तो कह नहीं सकते कि 2020 में हो भी पाएगा या नहीं, लेकिन डेफिनेटली अगर 2020 में नहीं होगा तो 2021 के में ये हो गई होगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत डिलेड हो चुकी है पोस्ट, 5 साल वैसे डिलेड हो चुके हैं और अभी इसकी जो है पोस्ट वैकेंसीज वगैरह है काफ़ी, 200 से ऊपर ही समथिंग है, तो पेपर तो होगा। तो आप लोग बिल्कुल अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए, बहुत अच्छा टाइम मिल रहा है, ऐसा टाइम फिर कभी जीवन में मिलेगा नहीं। तो जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ये बहुत ही बेहतरीन समय है मेरे हिसाब से। तो आप लोग पढ़ते रहिए और मैं आप लोगों के लिए वीडियोस इसी तरह से डालती रहूँगी। और आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा हो तो दूसरों का भी भला कीजिए, आगे शेयर कीजिए इस वीडियो को। थैंक यू।